सोचिए, एक गांव है रतनपुर, और वहां ना ठंड की पहली बारिश का मतलब सिर्फ मौसम का बदलना नहीं होता। वो अपने साथ एक पुरानी अनकही कहानी को फिर से जिंदा कर देती है। और ये कहानी है एक ऐसे डाकिये की जो चिट्ठियां नहीं लाता, बल्कि गांव के सबसे गहरे राज और वहां रहने वालों की जिंदगियां ले जाता है। तो चलिए, इस खौफ के पीछे का सच क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, गांव की हवा में ना एक बात तैरती है, और ये कोई मजाक या कहावत नहीं है। ये एक जीती जागती चेतावनी है, एक ऐसी वार्निंग जिसे अगर नजरअंदाज किया तो समझ लीजिए कि अपने अतीत के दरवाजे पर खुद ही दस्तक दे दी। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है सूरज, शहर का पढ़ा लिखा नौजवान। उसकी दुनिया चलती है लॉजिक और साइंस पर। अब उसका ट्रांसफर हो जाता है रतनपुर, एक ऐसा गांव जहां लोगों का भरोसा लॉजिक पर नहीं बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे एक डर पर है। और मजे की बात देखिए, उसकी एंट्री भी गांव में ठीक उसी सर्द बारिश के साथ होती है जिसे गांव वाले आने वाले खतरे का सिग्नल मानते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ असल में दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है सूरज की दुनिया, जहाँ हर क्यों का जवाब साइंस के पास है, और दूसरी तरफ है गांव वालों का सच, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। सूरज के लिए सब क्या है? अंधविश्वास। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि जब एक पूरे समाज का डर ही उनकी हकीकत बन जाए, तो फिर लॉजिक और दलीलें कहां तक काम आती हैं? अब सूरज के इस लॉजिक को ना हर तरफ से चैलेंज मिलता है। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका अपने तजुर्बे से बताते हैं कि कैसे मोहन चाचा को वो ले गया। सफाई कर्मचारी कमलू उस आत्मा को एक नाम तक देता है, छलावा। माया, एक गांव की लड़की, अपने परिवार का दर्द बताती है। तो ये सब अलग अलग किस्से नहीं हैं, ये एक ही डर की अलग अलग परतें हैं जो गांव वालों के दिमाग में बस चुकी हैं। और हर कहानी का पैटर्न एकदम सेम है, ठंडी बारिश, एक चिट्ठी, और फिर सब खत्म। और इन सारी वार्निंग्स के बावजूद सूरज क्या करता है? वही जो उसका दिमाग उसे करने को कहता है। वो इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। उसे लगता है कि ये डाकखाने की जो धूल मिट्टी है, ये गांव वालों की लापरवाही है, उनकी कहानियां काम से बचने के बहाने हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी लॉजिक की दुनिया के बाहर भी कोई सच्चाई हो सकती है। और फिर एक दिन जब वो बिखरी हुई चिट्ठियों को ठीक कर रहा होता है, उसकी नजर एक लिफाफे पर पड़ती है। ये बाकियों से एकदम अलग था। उस पर कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, फिर भी उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो लिफाफा इतनी सारी चिट्ठियों के बीच बस उसी का इंतजार कर रहा हो। ये एक सीधा चैलेंज था उसके लॉजिक को, उसके विश्वास को। और जैसे ही सूरज वो खत खोलता है ना, उसके अंदर लिखे शब्द उसे पूरी तरह से हिला के रख देते हैं। खत में उसकी मां से जुड़ा एक ऐसा राज था जिसे रतनपुर में किसी का जानना इम्पॉसिबल था। बस एक पल में साइंस और लॉजिक की वो जो मजबूत दीवार उसने बना रखी थी, वो भर भरा कर गिर जाती है। और अब सूरज ठीक उसी डर के सामने अकेला खड़ा था जिसका वो अब तक मजाक उड़ा रहा था। अब सूरज को रियलाइज होता है कि गांव का ये डर कोई अंधविश्वास नहीं था, ये एक कड़वी हकीकत है। उसका सारा कॉन्फिडेंस, सारा तर्क, सब खौफ में बदल जाता है। वो फौरन कमलू को साथ लेता है और सीधा भागता है रामलाल काका के पास। उसे अब जानना था कि आखिर इस डाकखाने और इस गांव से जुड़ा वो कौन सा गुनाह है जिसकी सजा हर कोई भुगत रहा है। तब रामलाल काका उसे उस आत्मा की असलियत बताते हैं कि वो कोई मामूली भूत नहीं है, वो एक छलावा है। छलावा एक ऐसी शक्ति होती है जो इंसान के डर से ताकत नहीं लेती, वो ताकत लेती है इंसान के अंदर छिपे गुनाह और पछतावे से। मतलब ये छलावा गांव के लोगों को नहीं बल्कि गांव के कलेक्टिव गिल्ट को, उनके सामूहिक अपराध बोध को अपना निशाना बना रहा था। और फिर खुलता है वो राज जो इस पूरे श्राप की जड़ था। हरिया, एक बेगुनाह डाकिया जिसे सालों पहले गांव वालों ने मिलकर बिना सोचे समझे एक झूठे इल्जाम में मार डाला था। सोचिए, ये किसी एक आदमी का गुनाह नहीं था, ये पूरे गांव का अन्याय था। और अब हरिया की आत्मा बदला लेने नहीं बल्कि इंसाफ मांगने लौटी है। उसका जो खौफ है ना, वो असल में गांव के अपने ही किए गए जुल्म की एक गूंज है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। रामलाल काका कहते हैं कि इस छलावे को हराया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, वो तो गांव के पास्ट का ही एक हिस्सा है। तो बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसका सामना करना। और ये जिम्मेदारी अब सूरज की है। एक बाहरी आदमी होने के नाते उसे अब इस गांव की तरफ से उनके पुराने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। और फिर वो रात आ ही जाती है
जोरदार तूफानी बारिश हो रही है और उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सूरज बिल्कुल अकेला खड़ा है। वो सिर्फ एक आत्मा का इंतजार नहीं कर रहा, वो तो एक पूरे गांव के कलेक्टिव गिल्ट का सामना करने वाला है। और तभी कीचड़ में धंसते हुए कदमों की आवाज धीरे धीरे करीब आने लगती। अपनी सारी हिम्मत बटोरकर सूरज सवाल करता है। इस वक्त वो सिर्फ एक डरा हुआ इंसान नहीं है, वो एक पुल बनने की कोशिश कर रहा है गांव के गुनहगार पास्ट और उसके डरावने आज के बीच। और जवाब में जो आवाज आती है ना, उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं है, उसमें सालों का दबा हुआ दर्द है, नाइंसाफी की एक गहरी टीस है। वो खुद को कोई खूनी आत्मा नहीं बताता, बल्कि एक सताया हुआ इंसान हरिया बताता है। उसका मकसद डराना नहीं है, उसका मकसद है हिसाब बराबर करना। अब इस क्रिटिकल मोड़ पर सूरज लड़ने के बजाय एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनता है। वो हरिया की आत्मा को बदला लेने से रोकता नहीं, बल्कि उसे वो चीज ऑफर करता है जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिली, इंसाफ। वो वादा करता है कि वो पूरे गांव के सामने उसका सच बताएगा और उसके नाम पर जो दाग लगा है उसे हमेशा के लिए मिटा देगा। सूरज की बातों में सच्चाई देखकर हरिया की आत्मा का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और यहीं पर एक समझौता होता है, बदला और माफी के बीच का एक बहुत नाजुक समझौता। तो गायब होने से पहले हरिया अपनी शर्त रखता है, उसे बदला नहीं चाहिए, उसे चाहिए पश्चाताप। वो गांव को अपनी गलती सुधारने का और सच को अपनाने का एक आखिरी मौका देता है। मतलब उसका इंसाफ किसी को सजा देने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि सब सच को मान लें। अगली सुबह दशकों में पहली बार रतनपुर की हवा में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगा जैसे सालों से दिलों पर जो डर का बोझ था वो उतर गया है। वही डाकखाना जो कल तक खौफ का अड्डा था, अब एक उम्मीद का सिंबल बन गया था। ऐसा लग रहा था मानो गांव को अपने पास से माफी मिल गई है और श्राप हमेशा के लिए टूट गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये खत्म होती है एक अधूरे परेशान करने वाले सवाल पर। क्या एक कलेक्टिव गिल्ट की माफी इतनी आसानी से मिल जाती है, या फिर ये सिर्फ एक बड़े तूफान के पहले की खामोशी थी? क्योंकि कभी-कभी जो चीजें हमें खत्म हुई लगती हैं ना, वो असल में बस सही वक्त का इंतजार कर रही होती हैं।